इसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। एग पिकअप के बाद ब्लीडिंग वैसे तो बहुत रेयर है, परंतु 500 से 600 में से एक केस में ये हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। एग पिकअप के बाद जल्दबाजी में घर जाने की कोशिश मत करिए। कम जाते समय आपको ड्राइव करके नहीं जाना है, आप कैब से जाएंगे या आपके पार्टनर आपको ड्राइव करेंगे। ये तीनों जब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं, उसके बाद आप घर जो है जा सकते हैं। कितने एग्स मिले, उनकी क्या क्वालिटी थी, उनके पिक्चर्स, एम्ब्रियो कितने बने, एम्ब्रियो की क्वालिटी क्या थी, ग्रेड क्या था, ये सारे डिटेल्स पेशेंट से शेयर नहीं करते। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपको बताऊंगी एग पिकअप के बाद की 5 महत्वपूर्ण सावधानियां। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैं लगातार पहुंचाती रहूं। एग पिकअप या ओवम पिकअप की जो प्रोसेस है, ये वैसे तो एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है और ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर है, क्योंकि इसे एक शॉर्ट एनेस्थीसिया में करते हैं। पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एग पिकअप में जो नीडल है वो वेजाइना को पियर्स करके ओवरीज में जाती है और वहां से एग्स को हम बाहर निकालते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। यदि किसी महिला को एग पिकअप के बाद हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी उसको पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में उनको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलके ये चीज बतानी चाहिए। एग पिकअप के बाद ब्लीडिंग वैसे तो बहुत रेयर है, परंतु 500 से 600 में से एक केस में ये हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब एग पिकअप होता है उसके बाद आपको कम से कम अस्पताल में 4 से 6 घंटे रुकना चाहिए। एग पिकअप यूं तो कॉन्शियस सेडेशन में होता है। कॉन्शियस सेडेशन में जो दवाइयां यूज होती हैं उसका रिवर्सल बहुत जल्दी होता है, यानी पेशेंट अपने होश में जल्दी आ जाता है, परंतु 4 से 6 घंटे लगते हैं बॉडी से ये पूरे ड्रग्स को एक्सक्रीट होने में। एग पिकअप के बाद जल्दबाजी में घर जाने की कोशिश मत करिए। कम से कम 4 से 6 घंटे अस्पताल में मेडिकल सुपरविजन में रहिए और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। घर जाते समय आपको ड्राइव करके नहीं जाना है, या तो आप कैब से जाएंगे या आपके पार्टनर आपको ड्राइव करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यूरिन पास हो जाए उसके बाद ही आप घर जाइए, और इसीलिए आपको यूरिन पास हो जाए, आपको ब्लीडिंग ज्यादा नहीं है, आप खाना टॉलरेट कर पा रहे हैं, ये तीनों जब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं, उसके बाद आप घर जो है जा सकते हैं। एग पिकअप के बाद बहुत रेयरली पेशेंट्स को पेट फूलना, उल्टी जैसा लगना, कभी कभी सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, ऐसी यदि कंडीशन है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसको हम वार्निंग साइंस कहते हैं। और वैसे तो एग पिकअप बहुत सेफ है, परंतु इसके कुछ खतरे हैं, जैसे कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम उन पेशेंट्स को होता है जिनके ज्यादा फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें ओवरी का साइज बड़ा रहता है और जिनमें HCG ट्रिगर दिया गया है। OHSS का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है पेट फूलना और उल्टी आना। तो जब भी ये सिम्टम पेशेंट को हो रहा है तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने मन से कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। पैरों में यदि आपको बहुत ज्यादा सूजन आ रही है और दर्द हो रहा है तो ये एक रेयर कंडीशन, जिसे वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, उसका सिम्टम हो सकता है, और इस केस में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। एग रिट्रीवल के बाद क्लिनिक आपको कुछ दवाइयां शुरू करता है। अधिकतर केसेस में ये प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयां होती हैं जो आगे जाके एम्ब्रियो को सपोर्ट करेंगी। हालांकि आजकल अधिकतर जो ट्रांसफर्स हैं वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स होते हैं, परंतु फिर भी कुछ केस में हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए एग पिकअप के बाद क्लिनिक के स्टाफ से अच्छे से डिस्कस करिए कि वो कौन सी दवाइयां हैं जो आपको लेनी है, कितना डोज उनका होना चाहिए और कितने अंतराल में, यानी कितने गैप में उसको आपको लेना है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपका फ्रेश ट्रांसफर होने वाला है तो ये दवाइयां ही प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगी और आपका रिजल्ट अच्छा आने में आपकी मदद करेंगी। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर पेशेंट्स मिस कर देते हैं, वो है पूरे प्रोसीजर की पूरी डिटेल्स। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज भी IVF सेंटर्स, कितने एग्स मिले, उनकी क्या क्वालिटी थी, उनके पिक्चर्स, एम्ब्रियो कितने बने, एम्ब्रियो की क्वालिटी क्या थी, ग्रेड क्या था, ये सारे डिटेल्स पेशेंट से शेयर नहीं करते। ध्यान रखिएगा, IVF सक्सेस का केवल 50% होता है। तो यदि ये डिटेल्स आप नहीं लेंगे तो आगे का जो प्रोसीजर है वो हम बिल्कुल अंधेरे में होते हैं कि किस तरह से इनका IVF हुआ था। तो यदि हमने पैसे दिए हैं क्लिनिक को, यदि हमने अपना IVF कराया है, तो उसके पूरे डिटेल्स लेना हमारी जिम्मेदारी है और क्लिनिक की भी जिम्मेदारी है कि वो ये डिटेल्स आपको मुहैया कराएं। ये सारी जानकारी आपको क्लिनिक के एम्ब्रियोलॉजी स्टाफ और डॉक्टर से लेना नहीं भूलना है।
आशा करती हूँ कि ये सब जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।